तो गौरी बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? मेरी तो सब ठीक है आनंद भैया। और बताइए आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? अरे गौरी, हमारी खेती बाड़ी तो बहुत बढ़िया चल रही है और पाठक बाबा के रहते हमें तो कोई दिक्कत आई ही नहीं अभी तक। और आप बताइए कि आज आप पाठक बाबा से क्या पूछने वाले हैं? पाठक बाबा से आज हम पूछने अरे जोहार जोहार, सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये कार्यक्रम। जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए किसानों को दिया जाता है 90% अनुदान। गर्मी में मवेशियों को लू से बचाने के लिए करें बेहतर उपाय। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। सिंचाई जल की बचत करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ड्रिप सिंचाई पद्धति का आविष्कार किया गया। राज्य में सिंचाई की जल समस्या को देखते हुए राज्य सरकार राज्य के किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए एक योजना के तहत 90% अनुदान देती है। टपक सिंचाई पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन सिंचाई जल की काफी मात्रा में बचत करता है। इसलिए राज्य सरकार की योजना है कि राज्य के किसान इस पद्धति को अपनाकर अच्छी से अच्छी खेती करें। इस योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन अपनाने वाले कृषकों को लागत की 90% राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी और शेष 10% राशि लाभुक स्वयं वहन करेगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम में हम लू से बचने के लिए अपना ख्याल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने मवेशियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। कुछ छोटे मोटे उपायों को अपनाकर हम अपने मवेशियों को लू की चपेट में आने से बचा सकते हैं। ये उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ से। गर्मी के दिनों में लू से बचने के लिए जानवरों को धूप में खुली हवा में ना छोड़ें। सुबह में चरने के लिए अगर छोड़ते हैं तो 9 बजे तक 10 बजे तक इसे अपने चारागाह में आवास के अंदर इसे कर लें और फिर शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद ही इसको चरने के लिए आप छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान महीना यानी 30 मई तक ओल की फसल लगाने का उपयुक्त समय है। ओल की अच्छी उपज पाने के लिए किसान गजेंद्र नामक प्रभेद लगा सकते हैं। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल पाने के लिए किसान क्या क्या कृषि कार्य करें, बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। ओल की वैरायटी जो है गजेंद्र वैरायटी है, उसका लगाने का समय जो है 1 मई से लेके 30 मई तक अवश्य लगा देनी चाहिए किसानों को। और उसको जो है गड्ढा खोदने का समय अभी चल रहा है, उसको जो है गड्ढा अभी किसान खोद दें 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा, और उसमें जो है खूब धूप लगने दें। 1 महीना जो तिरतिराती धूप लगेगी तो उससे जो है जो दीमक होता है वो मर जाएगा। और फिर जब एक बार उसमें आग लगा दें, पत्ता वत्ता डाल के आग लगा दें, तो एक फास्फोरस का भी काम करता है, प्लस जो दीमक इधर उधर रहता है सब मर जाता है, जिससे किसान की फसल में बहुत ही उपज में अच्छी होती है। किसान भाइयों, आने वाले खरीफ में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए अभी अपने खाली पड़े खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। गर्मियों में खेत की जुताई करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे फसल अच्छी होती है। ग्रीष्मकालीन जुताई के और भी कई तरह के फायदे हैं, जिन्हें जानने के लिए चलते हैं कृषि विशेषज्ञ के पास। किसान भाई, आप ध्यान दें कि जैसी अभी मौसम चल रही है उस मौसम के अनुसार और जो बारिश हुई है उसके अनुसार अविलंब किसान भाई को अपने अपने खेतों की जुताई कर देनी चाहिए, ताकि इस नमी का जिससे उसमें संरक्षण हो सके और आने वाले समय में आप जो है खरीफ में ठीक अच्छी प्रकार से आप अपने खरीफ फसलों की बुआई कर सके। फूलों की कटाई करनी हो या पौधे के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। इस उपकरण की और क्या खास बात है, आइए जानते हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंगरोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं।
कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। ये शख्स अपने जीवन में अपने काम को विशेष तरजीह देते हैं और खेती बाड़ी इनका प्रमुख कार्य है। इनकी खासियत है कि ये अपना खेत कभी खाली नहीं छोड़ते। वर्तमान में इन्होंने कई प्रकार की सब्जियों की फसल लगा रखी है। जो भी हम लोग खेती जो लगाते हैं उसको बहुत सोच समझ के भाली भांति करते हैं, इसलिए कि समय, मौसम और खाद, बीज और मिट्टी की जुताई और मिट्टी जांच, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों खेती का प्रयोग करते हैं। हम झारखंड प्रदेश के युवाओं के लिए हम यह एक संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना ही खेत खलिहान में खेती बाड़ी करने का प्रयास करें। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ी तेज रही। दलहनी अनाजों में ये तेजी देखने को मिली, वहीं सब्जी मंडियां सामान्य रही। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6700 रुपए से लेकर अधिकतम 8100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4900 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3800 रुपए से लेकर अधिकतम 5100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 900 रुपए और प्याज न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव और साथ ही जाना मौसम का हाल। कृषि की नई तकनीकों की भी जानकारी ली। कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अल्प विराम का। और आप देखिए संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है। पाठक बाबा, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अरे एक क्यों, दो प्रश्न पूछो और बिल्कुल निसंकोच। पाठक बाबा, ये केचुआ खाद जो होता है इसके उत्पादन की क्या विधि है? हाँ, केचुआ खाद के उत्पादन के तरीके और विधि क्या है? हाँ। और सबसे ज़रूरी है कि केचुआ खाद के क्या क्या लाभ है, इसकी जानकारियाँ भी हमारे किसान भाई बहन को होना जरूरी है। हाँ। तो आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार वाढेर। वैज्ञानिक विधि को अपनाकर किसान खेती कर अपने फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिसमें खेत का चुनाव, उन्नत प्रभेदों के बीजों का चुनाव, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग तथा जैविक खाद का इस्तेमाल शामिल है।
कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और समय समय पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर किसान लाभान्वित होते हैं। किसान अपने फसलों को स्वस्थ बनाए रखने और उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, उसके लिए जैविक खाद और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि रासायनिक उर्वरक या खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। जैविक खाद, जिसमें केंचुआ खाद या वैज्ञानिक भाषा में इसे वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, इसका अहम स्थान है। इसका उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसलों और सब्जियों का बढ़वार भी अच्छे तरीके से होता है। वर्मी कंपोस्ट कहते हैं केचुआ खाद को। जैविक पदार्थ को केचुआ के द्वारा जो खाया जाता है, उसके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में प्राप्त होता है, उसे केचुआ खाद कहते हैं। और यह काला दानेदार चाय की पत्ती के समान देखने में लगता है। यह फसल, फल, सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाता है। केचुआ खाद जैविक पदार्थों को केचुआ के खाने के बाद पाचन तंत्र से होकर मल के द्वारा प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ, जो कि चाय की पत्ती के समान काले रंग का दानेदार जैसा होता है, और यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चूँकि यह बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा यह सस्ता और इसका उत्पादन भी आसानी से किसान कर सकते हैं। उत्पादन के लिए किसान ऊंची भूमि का चुनाव करें, जहां सूर्य की रोशनी ना आए, जहां पानी का जमाव ना हो। इसमें 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर गहरा मेड़ का निर्माण करें और इसमें 6 इंच की मोटी परत आधा सड़ा हुआ गोबर डालने के बाद केचुआ को डालें। झारखंड के मिट्टी के अनुसार यहाँ केचुआ की एसिना फोर्टिडन नामक प्रजाति, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है, इसका प्रयोग करना लाभदायक होता है। उसके बाद 8 से 10 इंच मोटी घर का बचा हुआ सड़ा गला अपशिष्ट पदार्थों को केचुओं के ऊपर डाल दें। परत दर परत पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। नमी की वजह से केचुओं की वृद्धि तेजी से होती है। ऊपर से गीले बोरे से इस मेड़ को ढक देना चाहिए। केचुओं का विकास ठीक ढंग से हो, इसके लिए तापमान 35 डिग्री रखना सही होता है। 50 से 60 दिनों के बाद चलनी से केचुओं को उस मेड़ से निकालकर अपने खेत में डाल देना चाहिए, जिससे सब्जियों और पौधों का विकास जल्दी होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग जगह का चुनाव करते हैं। ऐसा जगह होना चाहिए जो जहाँ पे सूर्य की सीधी सीधी रोशनी ना पड़ती हो और थोड़ा ऊंचा पे ज़मीन हो, जिसके चारों बगल पानी का जमाव ना हो सके, और 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और लगभग 90 सेंटीमीटर गहराई में मेड़ बना लेते हैं चारों तरफ से घेर के। और उसमें सबसे पहले 6 इंच का आधा सड़ा हुआ गोबर डालते हैं। उसके बाद उसमें केचुआ डालते हैं। केचुआ जो कि झारखंड के परिवेश में, वातावरण में एसिना फोर्टिडन जो प्रजाति है केचुआ का, वो उपयुक्त होता है। उसकी वृद्धि आसानी से हो सकती है, तो उसे 1500 से 2000 मात्रा में प्रति स्क्वायर फीट डालते हैं। और डालने के बाद फिर उसके ऊपर 8 से 10 इंच जो रसोई का या घर का सड़ा गला अवशेष पदार्थ है, जो कि विघटन हो सके, वैसे पदार्थ को ऊपर से ढक देते हैं 8 से 10 इंच मोटाई में। और उसके ऊपर से आधा सड़ा हुआ गोबर भी डाल देते हैं और ढक देते हैं। प्रत्येक परत डालने के बाद उसमें ध्यान रखने की बात है कि पानी का छिड़काव करते रहते हैं, ताकि केचुआ को नमी की वृद्धि के लिए नमी की ज़रूरत होती है। तो वो हर एक परत डालने के बाद पानी का छिड़काव करते हैं और सबसे ऊपर गोबर से ढकने के बाद फिर उसे गीला बोरा से ढक देते हैं। और उसके बाद जो है सूर्य की रोशनी उसके ऊपर सीधे सीधे ना पड़े, क्योंकि यह उसकी वृद्धि में बाधा डालती है। और केचुआ को वृद्धि के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका वृद्धि पे अनुकूल असर नहीं पड़ेगा। और 50 से 60 दिनों के अंदर में
केचुआ खाद तैयार हो जाता है दानेदार। फिर उसको बोरा को हटाते हैं और ऊपर से हम लोग केचुआ को ले लेते हैं, चाल के चलनी से चाल के केचुआ को हटा लेते हैं और वो जो हमारा खाद है कंपोस्ट वो तैयार हो जाता है। चूँकि केचुओं में हार्मोन और एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ सब्जियों और फलों की वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। इसमें पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के अलावा अति सूक्ष्म पोषक तत्व भी और साथ में हार्मोन्स और एंजाइम जो कि फसल और सब्जियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है वो भी पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन 10.6%, सल्फर 1.3 से 2.2%, पोटास 10.4 से 6%, मैग्नीशियम 10.1% तथा कैल्शियम 10.4% पाया जाता है। ये पोषक तत्व के अलावे एंजाइम और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जो कि पौधे फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। केचुआ खाद प्रयोग करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में वायु संचार होता है और फसलों के उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि होती है। चूँकि सस्ता होने के कारण किसान इसका उत्पादन आसानी से कर सकते हैं और रासायनिक खाद के उपयोग से बच सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर किसान अपने सब्जियों और फसलों से अच्छी पैदावार लेकर बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। इसको बनाने में बहुत कम मूल्य लगता है और यह फसल के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, उसमें वायु संचार की क्रिया को वृद्धि करता है। उसके अलावा जो है यह फसल की वृद्धि में भी 15 से 20% उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार से यह जो है फसलों की वृद्धि में भी उपयोगी होता है और अगर एक बार हम जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो यह बहुत दिन तक मिट्टी के विघटन क्रिया को सुचारू रूप से उसको सक्रिय बनाता है। केचुआ खाद के तो बहुत ही फायदे हैं, हमारे किसान भाई बहनों को बहुत ही लाभ पहुंचेगा। हाँ गौरी, और इसकी तैयार करने की विधि भी बहुत सरल है। हाँ भाई, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है हमारे पास, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और अल्प विराम का। और आप देखिए ये संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। कहा कृष्णा, कल काहे नहीं आए थे? काहे में मालिक? का है ढेर चर्बी चढ़ गया है का? अरे कहा रे बल्लो, काहे डांट रहे हो? देखिए ना भैया, कृष्णा कल काम पर नहीं आया था। अरे तेरा बाप का खेत है, जब मन किया आया, जब मन किया नहीं आए। मालिक, बेटे को बुखार हो गया था मालिक, उसको दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे मालिक, इसलिए नहीं आ सके मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं, तेरा पगार से पैसा कटेगा। बोलो, काट दिया पैसा, चल। कृष्णा, मास्टर जी आप? अरे तेरे पास तो अपना खेत है ना, फिर तू जमींदार के खेत में मजदूरी क्यों करता है? काहे का खेत मास्टर जी, छोटका सा तो खेतवे है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, वो खाने ही में खत्म हो जाता है। सुन कृष्णा, तुम्हारा खेत इतना ही छोटा है तो तू उसमें मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन? हाँ, तू अपने खेत को खुदवाकर उसे छोटे तालाब के रूप में तब्दील कर दे और उसमें मछली पालन कर। मछली पालन में बहुत पैसा है, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी।
ये तो ठीक कहा मास्टर जी। अब दूसरों के खेत में काम करना बंद और मत्स्य पालन शुरू। पाठक बाबा, हम लीची फलों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ, क्या पूछना चाहती हो और क्या जानकारी चाहती हो? लीची फल के बारे में जानना चाहते हैं कि उसे हम कैसे रखें कि वो खराब ना हो। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल तुमने पूछा गौरी। लेकिन लीची के फलों के साथ साथ लीची के जो पेड़ है उसकी देखभाल भी हमारे किसान भाई बहनों को अति सही तरीके से करना चाहिए। इसकी जानकारी भी हमारे किसान भाई बहनों को होना चाहिए। तो आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर बीके भगत जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज दुमका में है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके भगत, जो कि क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान के सह निदेशक हैं, और इनसे बातचीत करेंगे हम लीची के फलों की देखभाल एवं उसके पेड़ों की देखभाल कैसे करेंगे, इस विषय पर ये जानकारी देंगे। तो आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है कि लीची के फलों की देखभाल एवं उसके साथ साथ पेड़ों की भी देखभाल, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि लीची की देखभाल वो कैसे करेंगे। लीची के फल जो है तैयार होने के अवस्था में है, और बहुत जो फल हैं जो कि पानी के अभाव में, जहाँ नमी की कमी हो जा रही है, तो उसके चलते जो है फल फट जाते हैं, और इससे काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को। तो हमारे किसान भाई जो है कृपया ध्यान दें कि जो पौधे आपके जो लीची के पौधे हैं उनमें जो फल लगा हुआ है, तो उसमें नमी की कमी जो है नहीं होने दें। नमी की कमी दूर करने के लिए जो है आप सिंचाई कर सकते हैं। पौधे को अगर पानी का आपके पास जो है साधन है, सिंचाई के लिए पानी है, तो पौधे को एक बार धो डालिए। और कहने का मतलब फल में जो है आप स्प्रे करके जो है फल जो है भिगोइए, जड़ में पानी दीजिए, जड़ में पानी दीजिए। और अगर पानी की कमी है तो ऐसे अवस्था में आप जो है जो छत्रक है पौधे का, लीची के पौधे का जो छत्रक है, वो उस छत्रक को जो है आप पुआल से या आप पत्ते से जो है, अगर चौड़ी चौड़ी पत्ते आपके पास है तो जो है उससे जो है ढक दीजिए, ताकि पानी पटा करके ढकिए ताकि नमी जो है बरकरार रहे। और रासायनिक जो है तौर पर जो है उसको फटने से बचाने के लिए 15 दिन के अंतराल पर पौधे पर बोरेक्स ये 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव कर दें, या बोरिक एसिड से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे जो है फलों का फटना रुकेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ हम जानना चाहेंगे कि लीची के फलों की देखभाल के लिए क्या खाद एवं उर्वरक का भी प्रयोग किया जा सकता है? हम किसी भी फलदार वृक्ष से अगर हम उत्पादन लेते हैं तो उसको भी पोषक तत्व देने की आवश्यकता है, और वो अति आवश्यक है। जो कि बिरले किसान जो है बाग बगीचे में खाद का प्रयोग जो है, उर्वरक और खाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप खाद, उर्वरक और खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी उत्पादन मिलेगी, और जो आपके जो है फलदार वृक्ष जो है, जो आप जिससे आप लीची का फल प्राप्त कर रहे हैं, उसमें फल तोड़ने के पश्चात आप जो सूखी टहनियाँ हैं, रोगग्रस्त टहनियाँ हैं, उनको जो है काट के हटा दीजिए। बाग से बाहर उसको बिगिए, बाग के अंदर नहीं बिगिए, बाग के बाहर कर दीजिए। और जो पौधे का छत्रक है, उस छत्रक में गोलाई में छत्रक के गोलाई में आप रिंग बनाएं, 25 सेंटीमीटर चौड़ी, 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ी और 50 से 60 सेंटीमीटर गहरी। आप एक रिंग जो है, छल्ला जो है बनाएंगे, और उस छल्ले में जो मैं खाद बता रहा हूँ उसकी मात्रा जो है आपको देनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद 30 किलोग्राम, करंज की खल्ली 2 किलोग्राम, 250 ग्राम जो है यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये खाद जो है आपको प्रति वर्ष देने की आवश्यकता है। तो ये जो है खाद जो है, इसमें जो है ये आपको
जो देना है ये शुरू के 3 से 4 वर्ष में, लेकिन जब प्रौढ़ हो जाएगा तो उसके अनुसार जो है एक निश्चित खाद की मात्रा देने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये जो शुरू में जो पौधे रहते हैं 3 से 4 वर्ष या 5 वर्ष की आयु के, जब जो है 10 साल से 15 साल के आयु के हो जाएंगे तो उस समय जो है करंज की खल्ली 2 से 3 किलोग्राम और यूरिया 1.5 से 2 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 से 1.5 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास जो है 750 से 800 किलोग्राम ऐसी ग्राम जो है देने की आवश्यकता है। तो ये प्रौढ़ पौधे के लिए जो है ज़रूरी हो जाता है। और ये खाद जो है जो आप देंगे ये तोड़ाई के फल की तोड़ाई के उपरांत जो है रिंग में गोबर खाद की पूरी मात्रा और उर्वरक की आधी मात्रा देनी है जून जुलाई के महीने में। और जो शेष जो खाद की मात्रा बच गई उसको जो है जो मंजर आने का समय होता है वो सितंबर अक्टूबर के माह में आप जो है मंजर आने से पूर्व 2-3 माह पूर्व जो है आप उसको जो है देने की आवश्यकता है, ताकि आपको अच्छी मंजर मिले, अच्छा फलन हो और नए नए कपोल अधिक से अधिक आए, ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। जो फल का फटना वो होता है, उसके बाद फल का झड़ना, फल जो है इसमें झड़ते हैं, तो फल झड़ने के लिए जो है पूर्व में भी आम में भी मैंने बताया था किसान भाइयों के लिए कि जो है नमी को बरकरार रखें, बाग बगीचे में नमी रहनी चाहिए। और अगर जो है सिंचाई का साधन है तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं, नहीं है तो उस केस में जो है आप जो है चौड़ी पत्ती से या प्लास्टिक से जो है आप मल्चिंग कर दीजिए, ताकि नमी बना रहे। एक आध सिंचाई करके आप मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पानी नहीं है तो एक बार सिंचाई करने के बाद उसको जो है नमी को बरकरार रखने के लिए मल्च का प्रयोग कीजिए। मल्च जो है प्लास्टिक का भी हो सकता है या पुआल से या पत्ते से जो है आप ढक दीजिए। और दूसरा जो है आप प्लानोफिक्स एक दवा है उसका जो है प्रयोग करें। वो जो है 2 मिलीलीटर 4 से 5 लीटर पानी में घोल बनाकर 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव कर दें। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो आज के लिए इतना जानकारी काफ़ी है। जानकारी काफ़ी तो नहीं है पाठक बाबा, लेकिन समय की पाबंदी भी है। कृषि संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें सीधे पत्र के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अपने कुशल विशेषज्ञों से इसकी जानकारी दिलाएंगे। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र नातू रोड रांची। पेन संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।